हेलो एवरीवन, मिरेक्लो एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या आपने कल वाला वीडियो देख लिया जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का एक इंडेक्स के अंदर अपन ने पूरा रिवीजन किया था? अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देख लीजिए, ताकि अपने बस 3-4 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है तो आपकी क्या कि रिवीजन हो जाए। उसी की तरह आज हमने CJLRC यानी छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, उसका अपन वन लाइनर शॉट के बारे में एक पूरा थोरोली डायरेक्टिव को डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो बात करते हैं अपन का जो भी हाल ही के अंदर एक संशोधन हुआ था 2022 का। तो 2022 का जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व अधिनियम 1959 में वर्तमान में संशोधन 2022 कब प्रभावी हुआ था? तो वो हुआ था अपने पास में 4/5/2022 को, यानी 4 मई 2022 को क्या हो गया कि 2022 का जो संशोधन हुआ था वो इफेक्ट में आ गया। बात करते हैं CJLRC की, जो 1959 के 2022 के संशोधन के स्वरूप में वो कौन सा अध्याय था जिसको संपूर्ण रूप से रिपील कर दिया गया। यानी जब अभी संशोधन हुआ था, उन संशोधन में अलग अलग सेक्शन है चैप्टर के अंदर, तो ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको पूरा रिपील कर दिया है? तो वह चैप्टर 14 है और 185 से लेकर 202 सेक्शन इसके अंतर्गत आते हैं। इसका आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। 2022 के संशोधन द्वारा कुल कितनी धाराओं को रिपील किया और अध्याय को भी रिपील किया? तो अध्याय 1 जो अपन ने अभी ऊपर डिस्कस किया था 14, वो रिपील किया है, और टोटल पूरे बैरेट में से 18 सेक्शन को क्या किया है? रिपील किया गया है। बात करते हैं ग्राम सभा की, जो सेक्शन 232 सी के अंदर बताया गया है कि किस संशोधन द्वारा निरस्त किया गया। तो यह 2022 के द्वारा किया गया 4/5/2022 को, यानी 4 मई 2022 को यह रिपील हो गया। बात करते हैं होल्डिंग की। होल्डिंग को या खाता को कहाँ परिभाषित किया गया है? छत्तीसगढ़ लैंड LRC के अंदर होल्डिंग को कहाँ परिभाषित किया है? तो वो सेक्शन 2I के अंदर परिभाषित किया है। फिर बात कर रहे हैं कि टेन्योर होल्डर ये कहाँ परिभाषित किया गया है? तो टेन्योर होल्डर को सेक्शन 2 के क्लॉज Z में परिभाषित किया गया है। अब टेन्योर होल्डर होगा कौन? तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकार से ही क्या करता है? भूमि लेता है। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? भूधारी माना जाएगा, टेन्योर होल्डर माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या युक्तिगत रूप से स्वयं खेती करेगा, उसे क्या कहेंगे? यानी कोई ऐसा पर्सन है जो भूमि पर स्वयं खेती करता है या युक्तिगत रूप से क्या करता है? स्वयं खेती करेगा, तो उसे क्या कहेंगे अपन? तो उसे अपन क्या कहेंगे? बोनाफाइड एग्रीकल्चर बोलेंगे, यानी वास्तविक कृषक बोलेंगे। आई बात समझ में? अब ये कहाँ पर बताया गया है? तो यह सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में बताया गया है। क्या देखिए भाई, किस में बताया गया है? देखिए आपके पास में बैलेट है, 2 के क्लॉज E में बताया गया है। ठीक है, करेक्ट कर लेना कि वास्तविक कृषक किसके अंदर बताया गया है? 2 के क्लॉज E में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो बोनाफाइड है ये 2 के क्लॉज E में बताया गया है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन से अपन ने पूछा कि इसको क्या बोलते हैं। फिर बात करते हैं कि कल्टीवेट पर्सनालिटी यानी स्वयं खेती करना कहाँ पर परिभाषित है? बताइए भाई, कहाँ पर परिभाषित है? तो यह 2 के क्लॉज Z2 में, 2 के क्लॉज Z2 में कल्टीवेट पर्सनालिटी को बताया गया है। पता है कल्टीवेट पर्सनालिटी होता क्या है? नहीं पता? हम बताएं।
चलो हम बता देते हैं आपको कल्टिवेट पर्सनालिटी क्या होता है। तो हम भी बैरेट खोल लेते हैं, आप भी अपना बैरेट खोल लीजिए और चलते हैं कल्टिवेट पर्सनालिटी 2ZE के अंदर चलते हैं। आप भी आ जाइए। मिला क्या, कहाँ पर है कल्टिवेट पर्सनालिटी? देखिए मुझे मिल गया है। आप भी बैरेट में एक बार ध्यान देंगे। स्वयं खेती करना यानी अपने स्वयं के लिए खेती करना, जो स्वयं के श्रम के द्वारा, पहला। दूसरा, कुटुंब के किसी सदस्य के श्रम के द्वारा। तीसरा, मजदूरी पर जो आपके कोई केस वगैरह नगद वगैरह है या वस्तु के किंतु फसल के अंश के रूप में देनी हो। चौथा, जो वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक के द्वारा किया गया हो, तो वो क्या माना जाएंगे? अपने स्वयं के लिए खेती करना माना जाएंगे। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आप समझ सकते हो कि कल्टिवेट पर्सनालिटी क्या होती है। ये एक बार आप अपने डेफिनेशन क्लोज में ज़रूर देख लेना। समझ गए? इम्पोर्टेंट है भाई लोगों। दोस्तों अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं दखल रहित भूमि या अनऑक्यूपाइड लैंड। अनऑक्यूपाइड लैंड कहाँ पर परिभाषित है? ये तो 2 के क्लॉज Z3 के अंदर परिभाषित है। फिर कृषि वर्ष ये क्या होता है? राजस्व वर्ष ये क्या होता है? तो बात करते हैं अपन पहले कृषि वर्ष की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर ईयर। ये परिभाषित किया गया है 2 के क्लॉज C में। कृषि वर्ष क्या होगा? 1 जुलाई या अन्य तारीख जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाइड करेगी, वो क्या माना जाएगा? कृषि वर्ष माना जाएगा। फिर बात करते हैं राजस्व ईयर की। तो राजस्व ईयर है तो वो 2V के अंदर बताया गया है, और वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारंभ होगा जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, और किसी स्पेशल लोकल टेरिटरी के बारे में भी वो नोटिफाइड करता है, तो वो वहाँ पे प्रभावी होगा। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की। तो इम्प्रूवमेंट को अपने 2 के क्लॉज J में बताया गया है, जिसको हिंदी में सुधार कहते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है इम्प्रूवमेंट की? देखिए कि किसी भी खाते के संदर्भ में, किसी भी होल्डिंग के संबंध में कोई ऐसा सकर्म जिससे खाते के मूल्य में तात्विक वृद्धि हो जाती हो, जो खाते के लिए उपयुक्त है तथा उस प्रयोजन से संगत है जिसके लिए खाता धारित किया गया है। खाते में निष्पादित न किया गया हो तो प्रत्यक्ष उसके फायदे के लिए निष्पादित किया है। अब चाहे वो आपने उसको शामिल किया है या बाद में फ़ायदाप्रद बनाने के लिए उसको शामिल नहीं किया गया है, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखनी रहेगी। अगर आपने उसको शामिल किया है, ठीक है, कि भाई आपने भाई के खाते में निष्पादित करने के लिए उसको प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदे के लिए उसको शामिल कर दिया गया है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो जाएगी? पहला, कृषि। दूसरा, जल संग्रहण। तीसरा, प्रदाय या वितरण के लिए तालाब। चौथा, कुओं, जल सरणियों, बांधों तथा अन्य सकर्मों का निर्माण करना। तो ये चीज़ इसमें शामिल है। फिर इसी के अंदर आगे और देखते हैं कि जल निकास है या बाढ़ है या जल द्वारा कोई कटाव है या अन्य नुकसान से भूमि के संरक्षण के लिए निर्माण करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या आ जाएगी? इम्प्रूवमेंट के अंदर शामिल हो जाएगी। और आपको लगता है कि भाई किसी को फ़ायदा प्रद बनाने के लिए उसको अपन कहता है कि भाई इसको इंक्लूड नहीं किया या शामिल नहीं किया गया है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो वो आ जाएगा अस्थायी कुएँ हैं या ऐसी जल सरणी है, बांध या समतल गहरे हैं या अन्य संक्रमण, ऐसे संक्रमण जो छोटे छोटे परिवर्तन या उनके मरम्मत जो उस स्थान से खेतिहरों द्वारा कृषि के मामूली अनुक्रम में सामान्य रूप से किया गया हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। या कोई ऐसा संकल्प जिससे
कहीं भी स्थित किसी भी ऐसी भूमि में मूल्य में सारभूत रूप से कम या अन्य व्यक्ति भूस्वामी के हैसियत से किया गया या मौरूसी कृषक के हैसियत से अभिभोग किया गया हो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं मानी जाएगी। फिर बात करते हैं अपन, कोई भी नवीनीकरण है या पुनर्निर्माण है, परिवर्तन है या परिवर्धन है, पूर्व संक्रमी है, तो ये चीज़ शामिल के अंतर्गत आएगी। या कोई भी ऐसा आबादी का क्षेत्र है या कोई भी उसके स्वामित्व में ऐसे भवन या परिनिर्माण है या जो कोई भी सुविधाजनक स्थिति है या लाभदायक उपयोग के लिए या अधिभोग के लिए अपेक्षित की गई है, तो वो सारी चीज़ें शामिल की जाएगी। वृक्षारोपण या भूमि के कल्यकरण के लिए या भूमि के सफाई के लिए कोई भी घेरा वगैरह समतल या सीढ़ी वगैरह बनाना या बंदी करना, तो वो चीज़ भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसकी इम्प्रूवमेंट की आप डेफिनेशन पढ़ लेना, ये इनमें से आपको क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है ये पूछा जा सकता है। फिर आता है मैंगो ग्रुप। मैंगो ग्रुप का मतलब आम्रकुज, यह सेक्शन 2O के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है कि आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए उनसे उस भूमि का जिस पर कि वे खड़े हों या बाद में मुक्त किए गए हों किसी भी उद्देश्य से जो वृक्षारोपण से भिन्न हो, उपयोग लाया जाना रुक न हो, या ऐसा वृक्ष जो आम के वृक्ष के पूरी तरह बढ़ जाने या संभाव्य हो, उनमें से भूमि या किसी बड़े भाग का उक्त उपयोग में लाया जा सके। तो इस प्रकार की यह डेफिनेशन है, एक बार आपको नज़र बार निकाल लेनी चाहिए। फिर आता है फलो उद्यान ऑर्चर्ड, तो ये बताया गया अपने को सेक्शन 2P में। ठीक है, तो ये सेम इसकी जो आप आम्रकुंज की डेफिनेशन देखोगे तो सेम आपको एज इट इज़ परिभाषा मिलेगी। तो अगर आप दोनों में से एक परिभाषा पढ़ लो तो आराम से आपके याद हो जाएगा। फिर आता है रिकॉग्नाइज एजेंट के बारे में, अभिकर्ता कौन होगा, तो वह 2R के अंदर बताया गया है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता द्वारा राजस्व मंडल के गठन के उद्देश्य के अलावा सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है और राज्य सरकार करेगा जितना वह ठीक समझे। आई बात समझ में? सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है। दोस्तों, अगर ये वन लाइनर नोट्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं या आपके उपयोगी लग रहे हो, लगता है कि भाई नहीं ये मेरे लिए एग्ज़ाम के अंदर आने लायक हैं, तो इस चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि लैंड लॉग से जो इसका सेकंड पार्ट है जो आज शाम तक प्रोबेबली, अगर आज शाम तक नहीं अपलोड हो पाता है तो कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू रहें ताकि आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है 3 तारीख होने वाला है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, वन सेकेंड एक बार और बोल देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ज़रूर कर लीजिए। बात करते हैं अपन आगे कि भाई कौन सी चीज़ शामिल की गई है, कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। तो बात करते हैं सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 4 के अंदर राजस्व मंडल एक प्रधान प्लेस के बारे में बताता है। ठीक है, तो वो सेक्शन 4 के अंदर है। सेक्शन 9 जुडिक्शन के बारे में बताएगा, जो सिंगल या क्या कहेगा जॉइंटली क्या कहेगा भाई अपने जस्टिस करने के लिए अधिकारिता बताएगा सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 8 मंडल की अधीक्षण पावर क्या होगी, तो वो सेक्शन 8 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 5 के अंदर क्या बताया गया है, मंडल के सदस्यों की सेवा शर्तें, यानी जो आपके जो बोर्ड वगैरह हैं उनके जो मेंबर है उनकी क्या बताइए सर्विस कंडीशन बताई गई है सेक्शन 5 के अंदर। अब सेक्शन 6 के अंदर क्या है, तो सेक्शन 6 के अंदर सैलरी और अलाउंसेस वगैरह ये बात की गई है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाला पोर्शन इधर है और ये वाला पोर्शन इधर है। देखो वापस समझा देता हूँ मैं। जो 6 वाला है वो तो इधर है, तो 6 में तो क्या है वेतन और भत्ते हैं।
ठीक है। फिर 5 में क्या है, मंडल के सदस्यों की सेवा शर्तें, ये 5 में है। आए बात समझ में? तो ये वाला अपने पास में 2 ये देखने को मिल गया कि यहाँ पे एरर है, तो अपन ने सही कर दिया है। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भू राजस्व के अधिनियम में बंदोबस्त को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, यानी सेटलमेंट को, शायद यही बंदोबस्त को ये बोलते हैं। एक बार करेक्ट कर लेना, सही एक नहीं है। तो ये सेक्शन 75 के अंदर बताया गया है बंदोबस्त क्या चीज़ है। डायरेक्ट है अपने पास में, निकाल लीजिए सेक्शन 75 और इसको भी अपन क्या हैंड टू हैंड एक बार देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या चीज़ बोल रही है। देखिए दोस्तों, जितना अपन एक रेगुलर वे में पढ़ सकते हैं उतना तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर जितना अपने पास में टाइम है उसमें जितने से ज़्यादा सेक्शन हो जाएं उसके बारे में अपन डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं पहले बंदोबस्त का, जिसको बोलते हैं सेटलमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं। 75 सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वापस बोलिए, सेटलमेंट बोलेंगे। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन ये बोलती है कि द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विथ दिस पार्ट कंटिन्यूशन ऑफ रेवेन्यू सर्वे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे और क्या करोगे, रिवाइज द लैंड रेवेन्यू पेबल ऑन लैंड इन एनी लोकल एरिया, यानी एनी लोकल एरिया के अंदर क्या करोगे आप, उस लैंड को कोल्ड सेटलमेंट कहेंगे। एंड द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिवाइज्ड लैंड रेवेन्यू सेल बी इन फोर्स इज कॉल्ड द टर्म ऑफ सेटलमेंट। देखो, इसके अंदर 2 डेफिनेशन है कि बंदोबस्त की अवधि क्या होगी और बंदोबस्त क्या होगा। 2 डेफिनेशन है, तो अपन पहली डेफिनेशन वापस बोल रहा हूँ मैं कि राजस्व सर्वेक्षण चालू रहने के दौरान किसी स्थानीय क्षेत्र में भूमियों पर जो देय राजस्व अवधारित करना या पुनरीक्षण करने के लिए इस भाग के उपबंधों के अनुसार की गई संक्रियाओं का परिणाम क्या कहलाएगा, बंदोबस्त सेटलमेंट कहलाएगा। और जो आपके टाइम पीरियड लग रहा है, यानी वह काल अवधि जिसके के दौरान पुनरीक्षित भू राजस्व लागू रहेगा, वो क्या माना जाएगा, बंदोबस्त की अवधि मानी जाएगी, यानी टर्म ऑफ सेटलमेंट माना जाएगा। आया दोस्तों समझ में? अपने बैरेट के अंदर परिभाषा दे रखी है, इसको एक बार नज़रबार निकाल लेना। फिर बात करते हैं सेक्शन भू सर्वेक्षण की जो परिभाषा है वो कहाँ पर दी गई है, तो 66 के अंदर दे रखी है। भू सर्वेक्षण क्या होगा? भू सर्वेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड सर्वे, यानी जो भूमि का सर्वे करोगे आप, वो उसके अंदर 66 के अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर कोई एक या एक से अधिक या समस्त क्रियाएँ आएगी। वो क्रियाएँ क्या है, 5 बातों के अंदर बताई गई है। ये पांचों बातें क्या मानी जाएगी, लैंड सर्वे का काम माना जाएगा। कि आप कोई भी लैंड है उसका सर्वे कर रहे हो, तो उसकी जो नंबरिंग वगैरह है या कोई भी मतलब प्लॉट नंबर वगैरह है या ऐसा वैलिडेटन या रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर प्रिपरेशन ऑफ मैप ऑफ द लैंड, फिर अगर आपको कोई रिवाइज करना हो या इम्प्रूवमेंट करना हो, ठीक है, या कोई भी केस में भी हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हो सकता है, उसके लिए आप तैयारी करना। फिर आता है कि फील्ड बुक वगैरह कंटेनिंग द ईच सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, ये सारी चीज़ें क्या करना, आपको एक पुस्तक बना के उसको फील्ड बुक के रूप में उसको तैयार करना, पुस्तिका बनाना। कोई भी अन्य अभिलेख तैयार करना, जैसा कोई भी प्रिस्क्राइब किया गया है, एनी अदर रिकॉर्ड भी आपको क्या करना पड़ा है, जो प्रिस्क्राइब करे वो तैयार करना पड़ेगा। तो ये क्या मानी जाएगी, भू सर्वेक्षण की एक डेफिनेशन कहलाएगी।
आया दोस्तों समझ में? चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 92। अब मैंने यहाँ पे बस ये 75 76 ली, बाकी के जो सेक्शन कहाँ गए? तो दोस्तों बाकी वाले जो सेक्शन है मेरे यहाँ इस चैनल पर पहले अपलोड कर दिए गए। उनका मैंने डिटेल के अंदर पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, अभी आपके पास में टाइम है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 28 या 29 मिनट का वो वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 क्या कहता है कि उपबंध नगरीय में भूमि का लागू होना बताया गया है, उसे क्या कहेंगे? यानी एक खुद बात कर रहा है कि उसको अर्बन एरिया बोलेंगे, जो कि 2 के क्लोज Z4 में बताया गया है। तो एक देख लेना आप कि जो उपबंध नगरीय है वो भूमि को लागू होना बताया गया, कहाँ पर होगा? अर्बन एरिया के अंदर लागू हो जाएगा। भूमियों को भूखंड संख्या को पुनः क्रमांकित करने या उप विभाजित करने की शक्ति किसके पास होगी? यानी भाई इसको पुनः क्रमांकित करना है, यानी री नंबरिंग करना, या अपन को उसको डिवाइडेशन करना या सब डिवाइडेड करना, यह शक्ति किसके पास में होगी? कलेक्टर के पास में होगी। ठीक है दोस्तों, किसके पास में होगी? कलेक्टर के पास में। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कि पुनरीक्षण करते समय भूमियों की दशा में उचित निर्धारण नियत किया जाएगा। तो उचित निर्धारण कौन से सेक्शन में बताया गया है कि भूमियों की दशा को नियत करने के लिए? तो वो सेक्शन 100 के अंदर बताया गया है, यानी 100 के अंदर बताया गया है। ठीक है, और कितना नियत करेंगे? तो 1.5 गुना से करेंगे। 1/1/2 100 गुना अपन क्या करेंगे? उससे उचित निर्धारण के लिए ये लेंगे। फिर है कि अन्य भूमि की दशा में क्या करोगे आप कि भूमि या भू राजस्व या लगान का पुनरीक्षण के ठीक पूर्व, तो वो क्या माना जाएगा? 6 गुने के अंतर माना जाएगा। कृषि भूमि की दशा के अंतर्गत हो तो 6 गुना के हिसाब से लगान से वसूला किया जाएगा। भू राजस्व निर्धारण की अवधि क्या रहेगी? टेन्योर क्या रहेगी? तो से 30 ईयर तक रहेगी। सीमाएं चिन्ह या मापांकन भू राजस्व अधिनियम किस अध्याय में बताया गया है? तो वो चैप्टर 10 के अंदर बताया गया है। सेक्शन की जो रेंज है 124 से लेकर 136 तक बताया गया है। ठीक है, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को बेदखली कौन करेगा, यानी बेदखल कौन करेगा? तो वो सेक्शन 126 के अनुसार तहसीलदार करेगा। सीमा चिन्हों को विधि पूर्वक स्वनिर्मित या सर्वेक्षण चिन्ह जानबूझकर नष्ट करता हो या सटीक करता हो या उनको इंजरी पहुंचाता हो या लीगली उसको प्राधिकार से क्या करता है? रिमूव करता हो, तो उस समय उसको जो फाइन अधिरोपित किया जाता है वो फाइन कौन देगा? तो वो सेक्शन 130 के अनुसार तहसीलदार देगा। अगर तहसीलदार वहाँ पर नहीं मौजूद है तो वहाँ पर ऐसे किसी अन्य राजस्व अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है या प्राधिकार दिया जाता है, उसको इम्पावर्ड किया जाता है, तो वो भी कर सकता है। और कितना होगा? तो 5,000 रुपये होगा। देखिए, तहसीलदार करेगा। ठीक है, अगर तहसीलदार नहीं है तो अन्य दशा में कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। अब वो जो फाइन लगाएगा वो कितना लगाएगा? 5,000 का फाइन लगा सकता है। समझ में आ गई बात? ये 3 चीज़ आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन सीमांकन चिन्हों या संरक्षण चिन्ह में कोई भी मतलब बाधा आती हो या किसी ग्राम मान्यता पर सड़क या पथ पर सार्वजनिक अवरोध पैदा कर रहा हो, तो सेक्शन 131 अवरोध होने पर जो हटाने का आदेश देगा वो कौन देगा और उसकी क्या पेनल्टी होगी अगर वो नहीं हटता है? तो
तो तहसीलदार के लिखित आदेश पर होगा और अगर ऐसा नहीं करने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी अधिरोपित की जाएगी। फिर बात करते हैं ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 131, 132, 133 कोई अतिक्रमण करता है या बाधा पहुंचाता है तो निष्पादित तहसीलदार को ज्ञात हो जाता है या पुनरावृत्ति करने पर विरत रहता है तो ऐसे बंद पत्र को निष्पादित करने के लिए क्या होगा भाई, ये कब जोड़ा गया 5,000 रुपये का उसको अधिरोपित कर सकता है जो बॉन्ड के रूप में उसको देना होगा। और ये कब जोड़ा गया 5,000 वाली राशि, तो ये अपने अभी लेटेस्ट के अंदर जो 2022 के अंदर संशोधन हुआ था तब ये ऐड किया गया था। भू राजस्व भूमि पर भार होगा। अब भू राजस्व भूमि पर क्या होगा, तो वो भू राजस्व की जो भूमि पर है या लगान पर है या लाभों पर प्रथम भार यानी फर्स्ट चार्ज है क्या होगा, लागू होगा। सेक्शन 138 के अनुसार भू राजस्व के भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी होगा, तो भूस्वामी खुद हो सकता है, पट्टेदार हो सकता है या एक से अधिक पट्टेदार या भूस्वामी हो तो वो क्या करेंगे संयुक्त रूप से या पृथक रूप से उसमें क्या हो जाएंगे उत्तरदायी होंगे। भूस्वामी की उगाई या शोध कब माना जाएगा कि भाई अपन को मनी रिकवरी करनी है रेवेन्यू की, तो वो किस प्रकार करेंगे, तो वह राजस्व ईयर के मध्य करेंगे और जो राजस्व वर्ष होगा वो प्रथम दिन से लागू हो जाएगा, मान्य होगा, शोध्य होगा। भू राजस्व अधिनियम की धारा 142 की रसीद देने के लिए कौन आबद्ध होगा, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताइए। पहला पटेल होगा, दूसरा पटवारी होगा, तीसरा ग्राम सभा होगा, ग्राम पंचायत होगा। ये क्या करेंगे रसीद की प्राप्ति करेंगे। 142 ए के अनुसार रसीद न देने पर अगर ये चारों जने रसीद न दे तो क्या कौन ऑर्डर देगा या कौन आदेश देगा इनको देने के लिए पेनल्टी लगाएगा, तो तहसीलदार के आदेश से ये क्या पेनल्टी इम्पोज की जाएगी इनके ऊपर। अगर ये भुगतान करने में दायी होता है तो रकम का दुगना नहीं होगा। ठीक है। भू राजस्व के भुगतान में अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करने पर क्या पेनल्टी रहेगी, अगर डिफ़ॉल्ट हो रही हो तो वहाँ पर 1 महीने का जो कुछ भी हो व्यतिक्रम हो तो उसको दिया जाएगा। और ये कौन देगा इसको ऑर्डर कौन देगा डिफ़ॉल्ट का, तो ये एसडीओ देगा यानी उपखंड अधिकारी देगा। फिर बात करते हैं प्रमाणित या लेखा बहिया या बकायादार के साक्ष्य के सबूत के बारे में। प्रज्यूम कौन करेगा कि ये चीज़ मैंने प्रज्यूम की है, तो यहाँ पर तहसीलदार है या कलेक्टर है तो वो मानेगा कि जो कुछ भी आपने साक्ष्य के सबूत के बारे में प्रस्तुत किए, चाहे वो सर्टिफिकेट अकाउंट हो या सर्टिफिकेट जो वो बोलता है ना बकाया, तो वो सारी चीज़ें देखा जाएगा। वो सर्टिफिकेट है नहीं है तो तहसीलदार और कलेक्टर देखेगा। भू राजस्व की बकाया के लिए बेंची भूमि किसके आदेश पर फ्री रखी जाएगी, तो वह उपखंड अधिकारी के भूमि विलगम से मुक्त होगा। भू राजस्व अधिनियम 1959 की धारा 153 में बताया गया क्रेता का हक। वो कौन सी धारा है जिसमें क्रेता विक्रय से पूर्व शोध्य होने पर लैंड रेवेन्यू क्या होगा, लाइबल होगा या नहीं होगा, तो वो सेक्शन 154 के अंतर्गत लाइबल नहीं होगा। भूस्वामियों द्वारा देय भू राजस्व क्या होगा कि भूमि धारित के संबंध में भू राजस्व है या भूमियों के संबंध में लगान से संबंधित है तो वहाँ पर वो क्या माना जाएगा, भू राजस्व का भुगतान माना जाएगा। सेक्शन 159। फिर बात करते हैं भू राजस्व निर्धारण चालू रहने के दौरान धारा 161 में राजस्व की कमी करने का आदेश कौन देगा, तो सेक्शन 21 के अनुसार जो कौन देगा तो कलेक्टर देगा। कब देगा, किसी भी समय एनी टाइम दे सकता है। किसके आवेदन पर करेगा, भूस्वामी के यानी लैंडलॉर्ड के या स्वमोटो कर सकता है। आदेश का जो ऑर्डर देगा वो कब तक इफेक्टिव रहेगा, कब से इफेक्टिव होगा, तो राजस्व वर्ष के प्रारंभ से इफेक्टिव हो जाएगा। जो रेवेन्यू ईयर है उसे लागू रहेगा। राजस्व न्यायालय के समक्ष चाहे अपील हो या पुनरीक्षण हो या पुनर्विलोकन हो, अन्यथा कोई भी चीज़ लंबित हो या आपने इसके संबंध में फाइल कर दी है या भूमिधारियों की जो राशि है वो जमा कर ली है, तो लंबित रहने के दौरान क्या हो जाएगा, उसको जो भी राशि है वो वापस करनी होगी। अब डिवोलेशन या न्याय गमन यह कहाँ बताया गया है, तो सेक्शन 164 में बताया गया है। यानी डिवोलेशन क्या चीज़ है कि भूस्वामी का हित है या मृत्यु हो जाने पर जो स्वविधि का अध्ययन रहेगा
उसको संक्रांत करना होगा। और इन तीनों में से किन में से, विरासत के द्वारा, उत्तरजीविता द्वारा या वसीयत द्वारा क्या करना पड़ेगा, उसको संक्रांत करना होगा। फिर बात करते हैं 167 की कि भूमि का विनिमय या भूस्वामी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएगी। तो वो सेक्शन 165 के अधिन रहते हुए करता है या भूमि का विनिमय करता है। तो क्या करेगा, पहला खातों की चकबंदी करेगा, दूसरा खेती में काम करेगा, उसको विनिमय करेगा, या अधिक सुविधा के लिए उसको कुछ भी काम करना हो तो संपूर्ण खाते के लिए या संपूर्ण किसी भाग के लिए क्या कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, करार कर सकेगा। पट्टे या लीज क्या होगा 168 के अनुसार। तो भूमि स्वामी हर 3 ईयर में मैक्सिमम 1 ईयर के लिए लीज कर सकता है। नोटा बिना क्या है यहाँ पे, नोटा बिना है कि बाकी टाइम खुद को यूज़ कर सकता है, यानी जो वो लीज पर देंगे पट्टे, बाकी टाइम तो खुद करेगा और 3 साल में से मैक्सिमम 1 ईयर वो लीज पर देगा। सेक्शन 168 पट्टे के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर व्यक्ति के विरुद्ध क्या अर्थदंड लगाया जा सकता है, पनिशमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो अर्थदंड लगाएगा 168 के अंदर, वो कौन लगाएगा, एसडीओ लगाएगा, यानी उपखंड अधिकारी लगाएगा। और कितना लगा सकता है, तो वो 25,000 रुपये तक लगाएगा। आई बात समझ में दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना। चलते हैं आगे। अनाधिकृत पट्टा अनऑथोराइज लीज क्या होती है कि वो सेक्शन 250 के अनुसार अगर उसको बेदखल किया जा रहा है, जो अनऑथोराइज पट्टे पर है, तो धारा 250 के अनुसार बेदखल किया जा रहा है, तो वो भूमि को कब्जे में कब तक रख सकता है, 2 ईयर तक अनुज्ञात है, तो वो क्या रखेगा, कब्जे में होगा। सेक्शन 170C क्या होगा, अगर परमिशन के बिना आप क्या करते हो कि 170 है और 170B में कोई भी कार्रवाई करते हो, तो वो एडवोकेट की उपस्थिति में होना चाहिए। अगर एडवोकेट उपस्थित नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, विधिक सहायता के लिए एक लीगल ऑफिसर हायर किया जाएगा और वो कोर्ट जो भी फीस वगैरह है वो सारी सहायता करने वाला न्यायालय उसको देगा। सेक्शन 170D सेकंड अपील के बारे में बात करता है कि आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होती है। भाई ऐसा कोई भी अगर यहाँ पे ऑर्डर वगैरह दिया जाता है तो उसकी अपील नहीं होगी। फिर आता है रिलिंक्विशमेंट यानी त्यजन, त्यागने के बारे में बात करता है। तो वो कृषि वर्ष 30 दिन पूर्व क्या करेगा, तहसीलदार लिखित में नोटिस लेगा और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर वो कुछ भी है यह कि त्यागने के लिए उसको रिलिंक्विशमेंट के लिए बोल सकता है कि भैया अब आप त्यजन कर सकते हो। 177 खातों का निपटारा क्या होगा, 178 खाते का विभाजन क्या होगा, 179 यानी 179 खाते में वृक्षों के अधिकार क्या होंगे, 180 में वृक्षों के अंतरण पर निर्बंधन के बारे में क्या होगा। तो उपज के अंतरण को छोड़कर क्या हो जाएगा, वॉइड माना जाएगा। अब दिखाई दे रहा है आराम से, इसको हटा देता हूँ मैं। ये कह रहा है जो वृक्षों के अंतरण पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो वो उपज के अंतरण को छोड़कर वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आ गया। तो इन चीज़ों को एक बार आप वापस देख लेना। और ये पूरा क्या है कि एक शॉर्ट वे में बनाया गया है जो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए अपने पास में टाइम इतना नहीं है कि अपन इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट वन लाइनर फॉर्म अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। और इसका एक सेकंड पार्ट भी अपन जल्दी या तो प्रोबेबली हुआ तो आज शाम तक, नहीं तो मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, ताकि इसका सारा आप एक निचोड़ वे में दे सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आई है। और कुछ ऐसे वीडियो भी बना रखे हैं मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं जो एक चैप्टर वाइज के रूप में डिस्कस किया गया है, तो वो भी उन वीडियो का आप आराम से देख लेना। और 3 तारीख को आपको एग्ज़ाम है, बस
यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना पेपर अच्छे से अटेंड करो। ऑल द बेस्ट। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि क्या है कि कल वाला भी वीडियो आप आराम से देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन।